हेलो बच्चों, आज है सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। राउल्ट लॉ पूरा हो चुका है। राउल्ट लॉ के बाद आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बच्चों हेडिंग लगाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस किस टाइप के हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फॉर्मूले देखने को मिलेंगी और इन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो चलो बच्चों हेडिंग लगाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, देखो अब सबसे पहले बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है और कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है बच्चों, तो द प्रॉपर्टीज या फिर दोज प्रॉपर्टीज of ideal solution which depends on, नोट करते जाओ, which depends on amount of solute। ध्यान रखना है, which depends on amount of solute यानी कितने पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स और आयंस, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स और आयंस विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी चेंज हुई है, न कि सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कुल मिला के हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है। नंबर 1 देखो, नंबर 1 हमारे पास है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी प्रॉपर्टी आती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो दीज आर फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट और आयन और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्वेंट है और ये किस तरह का सॉल्वेंट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है। वोलेटाइल सॉल्वेंट है बच्चों, और हमने इसमें कोई सॉल्यूट ऐड किया जो सॉल्यूट किस तरह का है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, तो जैसा हमने बच्चों राउल्ट लॉ में पढ़ा था, अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम हो गया। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए कि मैं 2 टाइप के कोई सॉल्यूट लूं, एक लूं मैं यूरिया और दूसरा लूं सुक्रोज। यूरिया का मैंने बच्चों 1 मोल लिया और सुक्रोज का भी 1 मोल लिया। ठीक है, और ये मेरे पास जो सॉल्वेंट था वो कुछ इस तरह सॉल्वेंट सबसे वोलेटाइल है। तो यूरिया के 1 मोल ऐड करने पर जो वेपर प्रेशर में कमी आती है उतनी ही कमी जो है सुक्रोज के 1 मोल ऐड करने पर आती है। तो बोलने का मतलब यह है कि अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो तो इसका नेचर डिपेंड नहीं करेगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हुआ, बल्कि किस पे डिपेंड करेगा कि इसकी अमाउंट आपने कितनी ऐड की। तो बच्चों दोनों का नेचर अलग है लेकिन दोनों की अमाउंट सेम है।
तो सॉल्यूशन पर डालने से दोनों क्या करेंगे, सेम वेपर प्रेशर लो, मतलब उतना ही वेपर प्रेशर लो करेंगे जितना कि दूसरा सॉल्यूट करेगा। तो दोनों उतनी ही अमाउंट में वेपर प्रेशर लो करेंगे। समझे मेरी बात? तो ये होती है बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, न कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पर। और बच्चों हम कौन कौन से सॉल्यूट लेने वाले हैं यहाँ पर? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे यूरिया, सुक्रोज, NaCl एटसेट्रा। ठीक है, तो हमने इन्हीं सब चीजों पर यहाँ पर डिस्कस करना है। चलो, तो बच्चों आज के वीडियो में 1, 2 और 3 इन 3 प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो चलो, तो आपने राउल्ट लॉ पढ़ा है। तो राउल्ट लॉ में आपने ये पढ़ा है कि जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है अपने प्योर सॉल्वेंट से। तो वही हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, अब देखो कितना वेपर प्रेशर लो होगा, और जो वेपर प्रेशर लो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इसका इक्वेशन हम देखेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट लॉ क्या बोलता है? व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडिड, ADD, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, is added to volatile solvent, is added to volatile solvent, the vapor pressure of solvent decrease। ठीक है, और जो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज होगा, इट्स डिपेंड्स अपॉन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, इट्स डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रखना है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड, कितनी सॉल्यूट हमने ऐड किया, कितनी अमाउंट सॉल्यूट ऐड किया है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट। समझे मेरी बात? तो ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अच्छा अब हमने एक और चीज डिस्कस की थी, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, और ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है, यहां पर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। तो बच्चों सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्वेंट के इस सरफेस पर लग जाता है ना, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी हैं और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी है। तो बच्चों सॉल्यूट के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की एस्केप टेंडेंसी, यानी लिक्विड का वेपर बनना, इसको कम कर देते हैं, डिक्रीज द एस्केप टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। और जब बच्चों इसकी एस्केप टेंडेंसी कम हो जाती है तो कम वेपर बनेंगी, कम वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो यही रीजन है, ये मैंने आपको राउल्ट लॉ में भी डिस्कस किया था। अब हम इक्वेशन के थ्रू देखेंगे कि जो वेपर प्रेशर कम हुआ है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जैसा हमने बोल दिया कि बच्चों वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसको हम मैथमेटिकल्स प्रूफ करेंगे। इतना समझ में आ गया? चलो, तो अब देखो हमारे पास एक राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन है कि जो PS यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, इस इक्वेशन को ऐसे भी देख सकते हैं, जो बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट ही केवल यहां पर वोलेटाइल है,
जो हमने सल्यूट ऐड किया है वो नॉन वोलेटाइल है, जितनी भी वेपर प्रेशर बनेगा वो केवल सॉल्वेंट के बनेगी। तो जो भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसके वेपर प्रेशर के बराबर होगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर। तो हम यहाँ पर एक ही चीज लिखने वाले हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये तो हुआ ना। तो ये सॉल्वेंट के बारे में हम बात करें, ये तीनों चीजें किसके बारे में है बच्चों, सॉल्वेंट के बारे में। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी ये बनी। तो आगे देखते हैं, है ना। तो आप देखो पी एस इक्वल टू पी एस जीरो इंटू एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, ऐसा भी लिख सकते हैं। टोटल 1 में माइनस कर दो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, बात ही की। तो एक्स ए की जगह में ये हो जाएगा पी एस इक्वल टू पी एस जीरो 1 माइनस एक्स बी। अब सॉल्व करो, पी एस इक्वल टू पी एस जीरो माइनस पी एस जीरो एक्स बी को इधर ले आओ, पी एक्स जीरो एक्स बी इक्वल टू पी एस जीरो माइनस पी एस। ठीक है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब अगर हमने एक्स बी को लिखना है तो बच्चों क्या होगा, देखो इधर लिखते हैं ना, एक्स बी इक्वल टू पी एस जीरो माइनस पी एस बाई पी एस जीरो, यहाँ जीरो लगा, ये एक इक्वेशन आ गई। दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो बच्चों हमने लिखा है ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हम पता करना चाह रहे हैं। इतना वेपर प्रेशर कम होता है। और एक्स बी बच्चों क्या है, एक्स बी इज ए मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सल्यूट। तो हो तो गया। वेपर प्रेशर कितना कम होता है वो डिपेंड करेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर। समझे मेरी बात। तो ये इक्वेशन को नोट करो जरा फटाफट इतना। तो अगर बच्चों सल्यूट का वेपर प्रेशर अगर हमने सल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता करना है तो हमने ये वेपर प्रेशर मालूम होना चाहिए, है ना। तो ये एक इक्वेशन से आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। आगे बढ़े। अच्छा, अब देखो इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब बच्चों जो हमारे पास एक्स बी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इक्वल टू कैसा लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट यानी N2 बाई टोटल मोल N1 प्लस N2। ये तो हुआ, ठीक है ना, N1 प्लस N2। तो अब इसकी जगह में ये लिखो, तो अब आई नई इक्वेशन पी एस बाई पी एस जीरो इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2। ये तो हुआ N1 प्लस N2 टोटल मोल, ठीक है। अच्छा बच्चों यहां पर देखो एक नई इक्वेशन आ गई है ना। तो हम जो है मोल फ्रैक्शंस को न लिख के नंबर ऑफ मोल से भी हम पता कर सकते हैं कि कितना प्रेशर कम हुआ है, ठीक है। और नंबर मोल किसके हैं बच्चों, यहां पर सल्यूट के, ठीक है, सल्यूट के और टोटल सॉल्वेंट के। अब देखो जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, डाइल्यूट है, एकदम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो बच्चों जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो उसमें सॉल्यूशन के मोल सबसे ज्यादा, सॉल्वेंट के मोल ज्यादा होंगे बजाय सल्यूट के मोल की। ये तो है ना, डाइल्यूट करते जाएंगे तो सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा और जो सल्यूट है वो कम हो जाएगा। तो बोलने का मतलब है N1 प्लस N2 की जगह, N1 प्लस N2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओनली N1। यानी अब हमें किसके मोल देखेंगे, केवल सॉल्वेंट के, ठीक है। तो अब ये नई इक्वेशन सामने आई हमारी, पी एस जीरो इक्वल टू माइनस पी एस जीरो इक्वल टू N2 बाई N1। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। एक नई इक्वेशन बन के आई अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है, क्योंकि आइडियल सोल्यूशन हमेशा जब डाइल्यूट होते हैं तभी जाके काम करते हैं। अच्छा, इसको अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में लिखना हो तो कैसा लिखेंगे। तो बच्चों जो मोल होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट इन ग्राम बटे मॉलिक्यूलर मास। ये तो है ना, वेट इन ग्राम बटे मॉलिक्यूलर मास।
तो N2 की जगह में क्या हो जाएगा, N2 इक्वल टू W2/M2, यानी वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट। और N1 क्या हो जाएगा बच्चों, वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अब इसको इसमें पुटअप करते हैं, तो एक नई इक्वेशन निकल के आई, PS0 इक्वल टू, देखो है ना, W2 इंटू M1 बाई W1 इक्वल टू M2 नीचे आएगा, M1 ऊपर चला जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास एक नई इक्वेशन आई। अगर आपको सॉल्वेंट और सल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट मालूम है, ठीक है, और ये पता है कि कितने ग्राम सल्यूट और कितने ग्राम सॉल्वेंट है, तो उससे आप ये पता कर सकते हो कि कितना प्रेशर लोअर हुआ है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है जिससे कि आप कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो नोट करते जाओ फटाफट, ठीक है, समझ में आई बात। तो बच्चों यहां पर जो है W2 और M2 क्या है, देखो W2 और M2 किसके लिए है, सल्यूट के लिए। ये सल्यूट का वेट है, ये सल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है। W1 और M1 किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए, ठीक है, समझो मेरी बात। तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये होगा हमारे पास बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझ में आई। चलो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमने राउल्ट लॉ में भी आपको बताया था किस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। चलो तो दूसरी हेडिंग लगाएंगे सारे बच्चे, कौन सी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ना बच्चों। अच्छा देखो, सेम कंसेप्ट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में जो आपने अभी वेपर प्रेशर को कम करने में पढ़ा। सिंपल सी बात है, जब किसी सॉल्वेंट के अंदर जो कि एक वोलेटाइल है, आपने इसमें जो है सल्यूट मिला दिया जो कि नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, ऐसा हुआ, सॉल्वेंट में ऐड किया सल्यूट। तो बच्चों अभी क्या हुआ, इसका जो वेपर प्रेशर हो गया वो कम हो गया। जब वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, सिंपल सी बात है, इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो यही हम निकालने वाले हैं कि नॉन वोलेटाइल आपने सल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट में, तो अभी हमने पढ़ा था उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, तो बच्चों उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा कि आपने अमाउंट ऑफ सल्यूट कितनी ऐड की है, कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट ऐड किया है, यानी नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल कितने हैं, बजाय कि सल्यूट कौन सा है, ये तो बात हो रही थी, ठीक है। तो बस यही हम निकालने वाले हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना होने वाला है, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं एक ग्राफ आपको बताता हूं और उसके बेसिस पे हम लोग अभी आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों की, वो टेम्परेचर किसी लिक्विड का जहां पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि दो लिक्विड का वेपर प्रेशर एक जैसा है, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग होने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। यानी कोई कम टेम्परेचर वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, कोई ज्यादा टेम्परेचर देने पर वेपर प्रेशर इक्वल होगा। कैसे, देखो, अच्छा ये हमारे पास एक ग्राफ मैं बनाता हूं, इधर रखेंगे बच्चों टेम्परेचर इन केल्विन और इधर रखेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। मान लिया जाए कि इस पॉइंट पर ये वेपर प्रेशर कितना है, 1 बार और 1 ATM, इतना वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो इतना हमने पहुंचाना है। तो बच्चों कभी टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा, कभी टेम्परेचर और ज़्यादा करना पड़ेगा, कभी टेम्परेचर थोड़ा कम करना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि लिक्विड किस टाइप का है, ठीक है। तो अगर मैं प्योर सॉल्वेंट की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर कहीं देखो
ये जो टेम्परेचर है यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? मैंने मान लिया ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कौन सा है हमारा? प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इस सॉल्वेंट में हमने कोई नॉन वॉल्यूट सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा मतलब अब ज्यादा टेम्परेचर चाहिए इस रेंज तक पहुंचने के लिए। तो अब ये टेम्परेचर काम नहीं करेगा। अब ये मान लेते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, यानी टेम्परेचर ज्यादा चाहिए उस सॉल्यूशन को वेपोराइज करने के लिए, तो ये हमने यहां पर पहुंचा दिया। तो अब ये हो गया ऐसा, समझे मेरी बात? तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है सॉल्यूशन को, ठीक है। तो बच्चों वेपर प्रेशर तो दोनों को सेम है, लेकिन एक को इस वेपर पर पहुंचने के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, यानी कम टेम्परेचर चाहिए, और सॉल्यूट ऐड करने पर अब ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा इस वेपर प्रेशर तक पहुंचने के लिए। तो टेम्परेचर का ही खेल है पूरा की पूरा, ठीक है। अच्छा, जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है उसको हम लिखते हैं बच्चों TB0। देखो बॉइलिंग पॉइंट किस टेम्परेचर पर, तो 0 मतलब प्योर सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट को हमने सॉल्यूट में ऐड कर दिया, तो ये हुआ बच्चों TB, बस। तो बॉइलिंग पॉइंट ये तो हुआ ना टेम्परेचर, समझे मेरी बात? अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा TB से। तो TB का मतलब होता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और TB0 का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो यहाँ पर एलिवेट हो गया ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, ठीक है। तो अब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो डेल्टा TB इक्वल टू कितना डिफरेंस आया है, TB माइनस TB0। ये तो हुआ ना, TB हमेशा बच्चों ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा बच्चों बजाय प्योर सॉल्वेंट के, ये तो हुआ, ठीक है। और जो TB है, सॉरी जो डेल्टा TB है उसका मतलब क्या हुआ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये तो हुआ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इतना डिफरेंस आया बॉइलिंग पॉइंट में, और वो क्या बढ़ा हुआ मिलेगा, समझे मेरी बात? अब बच्चों हम बात करेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना सॉल्यूट ऐड किया है। द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, M इक्वल टू मोलैलिटी। ध्यान रखना है ना बच्चों, मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना आपने सॉल्यूट ऐड किया है। अब आप इस प्रोपोर्शनल को हटा लो और यहां पर एक कांस्टेंट लगा लो, तो इस कांस्टेंट का नाम है बच्चों KBM। तो M का मतलब तो मोलैलिटी हो गया, KB एक नई चीज आई है KB का मतलब होता है बच्चों, देखो कितने नाम है KB के। KB इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, है ना, या हम बोल सकते हैं इसको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका एक और नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और एक और अजीब सा नाम है इसका इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। ये तीनों आपको ध्यान में रखना है कि ये तीनों KB के ही नाम है, ठीक है बच्चों, KB। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, ये तीनों नाम किसके हैं, KB के। और बच्चों जो KB है वो इस फॉर्मूले से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, समझे मेरी बात? ठीक है। तो एक नई इक्वेशन निकल के सामने आई।
अब मोलालिटी को थोड़ा सा मैं और खोल देता हूं, उसको मैं और चीज में देता हूं। इतना समझ में आ गया? तो अब बच्चों हम जो हमारे पास ये कांस्टेंट आया है, इसके बेसिस पे हम मॉलिक्यूलर मास पता कर सकते हैं, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास के बीच और इस कांस्टेंट के बीच क्या रिलेशन है, और साथ में जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो हमने डेल्टा टी बी लिखा है उसके बीच क्या रिलेशन है। तो तीनों के बीच हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। देखो, तो बच्चों जो मोलालिटी होती है, मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल क्या था हमारे पास? नंबर ऑफ मोल बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, m बाई डब्ल्यू, ये तो था। तो हम नई इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी m बाई डब्ल्यू, ये तो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, और अगर बच्चों इफ देखो W ग्राम, W2 लिखो ऐसे ना, W2 ग्राम ऑफ सल्यूट हैविंग मोलर मास M2, W2 ग्राम ऑफ सल्यूट जिसका मोलर मास M2 है, डिजॉल्व इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलालिटी की इक्वेशन क्या बनती है? मोलालिटी इक्वल टू W2 बटे M2 इंटू 1000 बटे W1, ऐसा बनता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वेट ऑफ सल्यूट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये हो ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो, डिसॉल्व इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो M की वैल्यू अब वहां रखो, कहाँ? ये जो हमने किया था, कौन सा वाला? देखो, ये था ना, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम, इसमें हम रखते हैं, है ना। तो अब क्या इक्वेशन आएगी? डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1, बस। अब बच्चों हमें अगर सल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो तो अब नई इक्वेशन आएगी, M2 इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 बाई डेल्टा टी बी इक्वल टू W1, बस। तो इस तरह से हम जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट से मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं सल्यूट का। तो चाहे आप डेल्टा टी बी निकालना चाहो ये भी निकाल सकते हैं, के बी निकालना चाहो ये भी निकाल सकते हैं, और किसी का मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहो ये भी निकाल सकते हैं आराम से। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितने ग्राम सल्यूट है और कितने ग्राम सॉल्वेंट है, ठीक है। और उसमें जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ है। तो ये इक्वेशन नोट करो, ठीक है भाई, समझ में आई है? चलो, अच्छी बात है। तो यहां पर हम जो है सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास काउंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये हो गया हमारे पास कौन सी इक्वेशन? ये वाली है ना, मॉलिक्यूलर वेट की, ठीक है बच्चों। चलो, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी, कौन सी थी हमारे पास? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो वो भी सेम टू सेम है। थर्ड, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जब कोई लिक्विड और सॉलिड सेम वेपर प्रेशर रखते हैं, यानी लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों देखो, लिक्विड वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड।
ऑफ सॉलिड, इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड किया जाए तो लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता है। तो सीधी सी बात है कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता है तो जब ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। यानी बोलने का मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिक्विड और सॉलिड की जो वेपर है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगी, उसका प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। सीधी सी बात है, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो कितना डिक्रीज होगा फ्रीजिंग पॉइंट, ये डिपेंड करेगा कि आपने सल्यूट कितना ऐड किया है, वही कहानी पूरी हो जाएगी। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सल्यूट या नंबर ऑफ आयन ऑफ द सल्यूट या अमाउंट ऑफ आयन ऑफ द सल्यूट एडेड। समझे मेरी बात, ठीक है। तो ये बस एक कहानी है कि कितना ये होने वाला है। अब इसमें मेन क्या आता है बच्चों, इक्वेशन आता है ना। तो इक्वेशन हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ। तो यहां पर भी एक ग्राफ बनने वाला है। तो सेम टू सेम जैसे हमने अभी बॉइलिंग पॉइंट के केस में बनाया था वैसे हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। यहाँ पर रखेंगे हम टेम्परेचर केल्विन में और यहाँ पर रखेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है बच्चों। अब देखो, ठीक है, तो हमारे पास कोई पहले प्योर सॉल्वेंट है, तो मान लीजिए ये लिक्विड और ये सॉलिड। तो ये लिक्विड सॉल्वेंट, ये सॉलिड सॉल्वेंट। तो यहां पर बच्चों ये जो पॉइंट है ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉलिड और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो सेम है, यहां पर देखो, है ना। तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके फ्रीजिंग पॉइंट को। तो ये टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, इसका फ्रीजिंग पॉइंट। किसका फ्रीजिंग पॉइंट, जो हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है। तो प्योर सॉल्वेंट को हम क्या लिखेंगे इस समय, TF0, ठीक है, यही लिखने वाले हैं। सॉल्वेंट, करेक्ट है ना। अच्छा, अब बच्चों हमारे पास है सॉल्यूशन। जो हमने सॉल्यूशन बनाया है वो, अब देखो, वो और कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। ये देखो थोड़ा सा ये बन गया है ग्राफ इस तरह से, ये वाला ग्राफ, इसको मैं यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं, है ना, TF0, ठीक। अच्छा, यहां पर जो ये है दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जब आप सॉल्वेंट नहीं, ये होगा सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन। जब आप इस सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो बच्चों अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना हो गया, ये देखो कम हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस टेम्परेचर पर इसका फ्रीज होगा, यहाँ पर ये फ्रीज होगा क्योंकि इसका वेपर प्रेशर भी कम हो गया है ना। तो इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों TF से। ये तो हुआ TF सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। तो वेपर प्रेशर भी कम हो गया क्योंकि हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। समझे मेरी बात। चलो, अब इसको डिफरेंस कितना है, तो ये डिफरेंस है डेल्टा TF, जैसा हमने बॉइलिंग पॉइंट में किया था, ठीक है। तो अब एक नई इक्वेशन निकल के आई, डेल्टा TF कितना फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस आया है, इक्वल टू TF0 माइनस TF, ऐसा होगा, ठीक। अच्छा, माइनस लिखेंगे इसको, माइनस, है ना। अच्छा, डेल्टा TF0 हमेशा ज़्यादा होने वाला है TF से, ठीक है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा और प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो TF0 हमेशा ज़्यादा होने वाला है बजाय TF से, ठीक है बच्चों। अच्छा, वही कहानी हम यहाँ पर करेंगे, जो कितना फ्रीजिंग पॉइंट
कम हुआ है या डिफरेंस आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों मोलैलिटी के, m इक्वल टू मोलैलिटी। और मोलैलिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सल्यूट एडिड, तो इसलिए हमने मोलैलिटी ऐड किया है। तो यहाँ पर अगर एक नया कांस्टेंट हम ऐड करना चाहें तो हो जाएगा बच्चों KF और इंटू m। अगेन एक नया कांस्टेंट हमें मिल गया है जिसका नाम है KF, और KF को हम बच्चों लिख सकते हैं, देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है ना, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये तीनों नाम इसी के हैं। इससे मिलते जुलते नाम हमने के बी में भी किए थे, तो सेम टू सेम कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम यही देखेंगे कि KF और मॉलिक्यूलर वेट के बीच में क्या डिफरेंस है, या डेल्टा TF और मॉलिक्यूलर वेट के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वही कहानी फिर आज दोहराने वाला हूं मैं। इतना समझ में आ गया? तो देखो है ना आगे, तो अभी हमने क्या इक्वेशन पता की, यहां पे लिख देते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। ठीक है, अब बच्चों M को हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे W1 बटे W2 है ना, बटे M2 इंटू 1000 बटे W1। W2 क्या है? सल्यूट का वेट। M2 क्या है? सल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। W1 क्या है? सॉल्वेंट का वेट। तो M की जगह में ये रखने पर तो क्या आ जाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, KF इंटू W2 इंटू 1000 बाई डेल्टा TF इंटू W1, बस। तो ये दो इक्वेशन आपको याद रखनी है, बात खत्म हो जाएगी। तो चाहे आपको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालना हो, चाहे आपको KF निकालना हो, तो इस सारे इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल वैसे कि जैसे हमने क्या किया था अभी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है बच्चों, तो नोट करते जाओ फटाफट, बस खत्म करते हैं इसको। यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि सिंबल का मतलब क्या होता है, तो पता कर लोगे ना सिंबल का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखो सिंबल का मतलब क्या क्या है। M2 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। KF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। W2 क्या है? वेट ऑफ सल्यूट। 1000 क्या है? 1000 है। डेल्टा TF क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और W1 क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में बात आ गई। तो बच्चों ये सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस की, ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, न कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। अच्छा, अब एक और चीज निकल के आती है, जो हमारे KF और KB है, इनको हम किसी और चीज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो क्या चीज है बच्चों? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो देखो एक नया फॉर्मूला निकल के आता है, काम आएगा आपके, लिख लो। तो KF and KB कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, ठीक है, देखो KB इक्वल टू R इंटू M1 इंटू TB स्क्वायर, और ये जीरो कर लो, है ना, पाई 1000 इंटू डेल्टा VAPH। ठीक है, अब देखो इसमें इन चीज़ों का मतलब क्या होता है ना।
ठीक है, तो यहां पर बच्चों आर का मतलब क्या है, गैस कांस्टेंट। M1 का मतलब क्या है, M1 का मतलब क्या है, हमने बात की थी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, TB का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। बचा क्या, ये डेल्टा VAPH इक्वल टू है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से हम जो है केवी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो काम आएगा आपके। सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है केएफ पे, तो केएफ इक्वल टू क्या है बच्चों, आर इंटू M1, यहां पे आ जाएगा TF0 का स्क्वायर बाई 1000, और वेपोराइजेशन की जगह में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा डेल्टा FUSH। तो R और M तो सेम रहेंगे। TF क्या होने वाला है, TF क्या होगा बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये तो होगा। और डेल्टा FUSH का मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम KF और KB की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेपोराइजेशन एंथैल्पी एंड फ्यूजन एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको प्योर बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का या प्योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दे रखा हो तो आसानी से ये वैल्यू मालूम हो सकती है। ठीक है बच्चों, चलो, तो आज के लेक्चर में ये 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किए। कहीं चीज समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।